हाय फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार मौर्य आप लोगों का द्रोणाचार्य क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर वही अपना फंक्शन का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमने फंक्शन की परिभाषा बता दी थी और इसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूशन देखना शुरू किया था। सॉल्यूशन में 1.1 1.2 का जो पहला क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने देखा था। और क्वेश्चन नंबर दो में 5 सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 सवाल दिए गए हैं। उस क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल देखेंगे। क्या कह रहा है? एफ ऑफ यक्स बराबर दिया यक्स स्क्वायर और इसकी परिभाषा दे दी क्या? एफ एन टू एन। इसकी परिभाषा मतलब हमारा जो क्या है, जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर में है और कोड डोमेन भी नेचुरल नंबर में। अब इसको चेक करना है कि क्या यह आच्छादी है, क्या यह 1 है। तो कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत ही सरल होगा। हम लोग करेंगे क्या कि देखेंगे, इसको ग्राफ से देखते हैं ना। इस सवाल को हम लोग ग्राफ से देखते हैं। कैसे देखते हैं? देखो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा इस तरीके से होता है। ग्राफ से बड़ा सरलता से देख लेंगे हम लोग 1 है कि नहीं है और आच्छादी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। लेकिन कह रहा है डोमेन हमारा यन में रहेगा। मतलब यन यहीं से अगर 1 शुरू हो रहा है तो 2 3 4 ऐसे चलता जा रहा है। मतलब 1 के इधर हमारा डोमेन नहीं है तो 1 के इधर कोई ग्राफ भी नहीं होगा। बात खत्म। तो ये ग्राफ हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब जब ग्राफ इतना हो गया, अब कह रहा है चेक कीजिए क्या यह 1 है और क्या यह आच्छादी है। तो अब देखो 1 के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग 1 चेक करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम खींचते हैं तो हम देखते हैं क्या ग्राफ हमारा एक जगह कट रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखा का मतलब है कि इस एक्स अक्ष के समानांतर ग्राफ के साइड में गुजरने वाली रेखा। जैसे इसके समानांतर नीचे भी हम खींच सकते हैं, बट ग्राफ तो नहीं है, तो ग्राफ ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और हम देखते हैं कि हमारा एक ही जगह कट रहा है। और जब एक जगह कटता है ना तो हम कहते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू है। देख लो एक वैल्यू यहाँ। अब आप देख सकते हैं किसी भी वाई अक्ष के किसी वैल्यू पर, यहाँ पर देखिए पार्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, पार्टिकुलर वैल्यू। तो हम कह लेंगे कि यह दिया गया फलन क्या है, 1 है। बात समझ में आई होगी कि 1 चेक करने के लिए बताया था हमने ना कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ग्राफ को अगर एक जगह काटती है तो 1 हो जाता है। सिंपल सी बात हो गई। अब इसके बाद इसको हम लोगों को चेक करना है आच्छादक चेक कर लेते हैं। आइए देखिए ध्यान से, आच्छादक कैसे चेक करेंगे। आच्छादक चेक करना है तो हमारा ग्राफ वही रहेगा। ग्राफ से ही हम लोग चेक करेंगे, ग्राफ से ही। ठीक है, तो ग्राफ हमारा यही है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यही देख रहे हैं कि हम लोगों को चेक करना है कि क्या यह आच्छादक है। आच्छादक किसे कहते हैं कि जो कोड डोमेन होती है हमारी, उसके प्रत्येक वैल्यू के लिए, कोड डोमेन में जितने भी एंट्रीज हैं उस सारी एंट्रीज के लिए इस डोमेन में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब हमारा फंक्शन ये है, देख लीजिए आप। अब जब फंक्शन ये है, मैं क्या करता हूँ कि यन में यन समझते हैं ना, यन बराबर क्या होगा। यन बराबर हम देखें तो 1 2 3 4 डॉट। तो ठीक हम क्या करते हैं कि इस यन से कोई वैल्यू उठाते हैं, कोई सी भी एक वैल्यू उठाते हैं। तो मान लो कि 3 ही उठा लेते हैं। तो जब हम 3 उठाएंगे, देखो एफ एक्स बराबर क्या होता है, वाई होता है ना, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया कि वाई, देखो ये कोड डोमेन है, कोड डोमेन, और ये क्या है, डोमेन है। हमने क्या कहा कि आपको डोमेन से कोई एक सी वैल्यू उठाइए। ठीक है, और उस वैल्यू के लिए चेक कीजिए कि क्या यन में कोई वैल्यू मिलती है। तो आओ हम कोई सी भी वैल्यू उठाते हैं इसमें से। तो मान लो आपने 5 उठा लिया, y की वैल्यू 5 उठा लिया, कोड डोमेन 5। तो 5 जब इसमें उठाएंगे आप तो यक्स स्क्वायर। अब यक्स बराबर हो क्या होगा, √5। और √5 कभी भी बिलोंग नहीं करता है किसमें, यन में। तुम सोच के देखो, क्या √5 इसमें आएगा? यन में कभी भी √5 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यन एक नेचुरल नंबर का समुच्चय होता है जिसमें 1 2 3 4 5। आप इसका रूट निकालेंगे तो 5 का रूट क्या, 2.23 कुछ ऐसे आएगा। और जब 2.23 आएगा वो कभी भी यन में नहीं आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि
इस यन में से हमने एक ऐसी वैल्यू उठाई कोई सा भी जिसके लिए डोमेन में कोई वैल्यू है ही नहीं है, क्योंकि इसकी व्याख्या ही है कि यन से यन पर चलेगा। तो क्या हम देख पा रहे हैं, अगर हम देखें, मान लो कि यही 5 है हमारा, देखो इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, मान लीजिए ये 5 है, तो यहाँ से ऐसे इसके परिप्रेक्ष्य ये वैल्यू कोई आ रही है, ये वैल्यू यन में होनी चाहिए। और यन में होता क्या, 1 2 3 4 5, 5 पर हमको क्या मिल रहा है, 5 पर हमको मिल रहा है 2.236 के करीब मिल रहा है, जो कि कभी भी बिलोंग नहीं करता है यन से, ठीक है ना, ठीक, 2.36 कभी भी, तो ये क्या है, 1 1 तो है, क्या है 1 1 तो है, 1 1 है, बट आच्छादी नहीं है, आंटू नहीं है, जिसको हम कहते हैं आंटू नहीं है। समझ में आया होगा, ठीक ठीक, कोई दिक्कत है इसमें समझने में? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार हम लोगों को 5 क्वेश्चन इसमें दिया है, दूसरे में 5 क्वेश्चन, और दूसरे का पहला हम लोगों ने देख लिया, दूसरे का दूसरा देखेंगे। दूसरे का दूसरा क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया, एक्स स्क्वायर, वही है, लेकिन दे क्या रहा है कि एफ ऑफ जेड, सॉरी एफ सच दैट जेड टू जेड। अब देखो परिभाषा बदल गई, अब जेड से जेड में चलेगा, अब तक यन से यन में चल रहा था, अब किस में चलेगा, जेड से जेड में। और जेड क्या होता है, जेड पहले समझ लो, उसके बाद सवाल लगेगा। जेड क्या होता है, जेड होता है कि डाट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डाट 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 डाट। मेरे कहने का क्या मतलब, कहने का ये मतलब कि इधर भी माइनस में जाएगा और उधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसी में आपको चेक करना है। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये करें कि एफ ऑफ एक्स बराबर आपको एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये फंक्शन है। अब इसको चेक करना है कि आपका 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 चलिए चेक करते हैं, 1 1 चेक करें। आइए इसका हम लोग ग्राफ से ही इसको भी देखेंगे, ग्राफ से देखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिमाग में एकदम रख लो, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही एकदम एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है। अब यही 0 है हमारा, और इसके इधर सारी वैल्यूज इसमें आ रही है जेड में, और इसमें भी। अब कह रहा है कि फंक्शन जेड से उठाया जाएगा और जेड में ही प्राप्त करना है, जेड से उठाया जाएगा और जेड में ही प्राप्त। तो उठाने वाला अक्ष कौन सा होता है, एक्स अक्ष, और प्राप्त करने वाला अक्ष कौन सा होता है, वाई अक्ष। तो जेड से उठाइए और जेड में ही प्राप्त कीजिए प्रत्येक वैल्यू, तब जाके हमारा क्या कहते हैं कि आच्छादक हो जाएगा। क्योंकि 1 1 के लिए क्या हमने बताया था, 1 1 के लिए बताया था आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। अगर ग्राफ एक से अधिक जगह कट गया तो कह दीजिए 1 1 नहीं है, साफ साफ एक लाइन में कह दीजिए कि लिख दीजिए कि ग्राफ को क्षैतिज रेखा कितनी जगह काटती है, क्षैतिज रेखा 2 स्थानों पे काटती है, स्थानों पर काटती है। अतः 1 1 नहीं है, 1 1 तो सिद्ध हो गया, 1 1 नहीं है, ठीक है, 1 1 तो नहीं है। अब रह गई बात आच्छादक की। आच्छादक कैसे चेक किया जाता है, देखो आच्छादक भी ग्राफ से हम चेक कर सकते हैं। वो कैसे, आच्छादक के लिए हम लोग देखते हैं वाई अक्ष को हम लोगों को दिमाग में रखना होता है। वाई अक्ष को जब हम देखेंगे तो कहता है कि अगर कोई ग्राफ वाई अक्ष के एलांग हर जगह फैला है तो कह देंगे कि वो आच्छादक है। अब बताओ, अगर हम कहें कि क्या ये फंक्शन कभी भी माइनस वैल्यू देगा, तो देगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो हमेशा धनात्मक होती चली जाएगी, वैल्यू हमेशा क्या होती चली जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो अगर हम इस जेड से, इस जेड में ये सब सारी चीजें हैं, इस जेड से अगर -2 उठाएं, -2 मान लो उठा लेते हैं इस जेड से, तो इस -2 के लिए क्या इस जेड में कोई वैल्यू होगी, नहीं होगी, क्योंकि कभी भी स्क्वायर जो होता है वो धनात्मक ही होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो आप सोचेंगे कि ये सब तो मतलब मुंह से बोल दिया गया, इसको करेंगे कैसे। करने के लिए ये देख लीजिए, आप क्या करेंगे, आपका फंक्शन इधर दिया है, आप कहेंगे
कि कोडोमेन से हम एक इस कोई सी भी वैल्यू उठाते हैं, तो कोडोमेन भी वही है और डोमेन भी वही है। तो कोडोमेन से हम एक वैल्यू उठाते हैं, कुछ सा भी उठा लो, मान लो -3 उठा लिया। अब आओ इसी में रख देते हैं। तो देखो हमने क्या बताया था, इसको आप y बोलते हो, y बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, x²। और इसी को तो आप माइनस में रखना है, तो रखिए -3। जब -3 रखोगे तो x²। अब थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करोगे इसको, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, √-3। और √-3 कभी भी जेड में बिलोंग नहीं करती, करती है क्या? कभी भी जेड में बिलोंग नहीं करती। √-3 ये जेड में बिलोंग नहीं करती। ये तो सीधे सीधे मैटर हो गया किसका, आयोटा वाला मैटर हो गया। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया। तो ये जेड में बिलोंग नहीं करती, और इसी के लिए कहा गया कि जो कोडोमेन है उस कोडोमेन में कि सारी वैल्यू जो है उसके लिए कुछ ना कुछ जेड में होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको अगर मैप करके देखना चाहते हो तो मैप करके दिखा देते हैं आप लोगों को। आइए मैप करके दिखा देते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। देखो मैपिंग ऐसे की जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये होता है हमारा डोमेन और ये होता है कोडोमेन। अब कोडोमेन भी जेड है और डोमेन भी क्या है, जेड है। और फंक्शन किससे बंधा है, x² से बंधा है, ऐसे ही बंधा है। तो जब आप देखो इधर, आप जब इसमें मान लो कि -1 रख रहे हो, तो -1 जब आप रख रहे हो तो इसके परिप्रेक्ष्य में आपको क्या मिल रहा है, 1। अगर -2 रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 4। इसी से बंधा है ना। तो -2 -3 से क्या हो जाएगा, 9। हम क्या देख पाते हैं, लेकिन ये तो रेंज हुआ ना, ये तो रेंज जो संबंधित होते हैं तो रेंज होते हैं। कोडोमेन में तो कोडोमेन जेड है, तो इसमें अभी बहुत सारी वैल्यूज जो हमने लिखा ही नहीं, अब लिख लेते हैं। मान लो हम इसमें -1 भी होगा, इसमें -2 भी होगा, सब कुछ होगा। क्या -2 के कोई किसी से संबद्ध हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि -2 हमेशा छूट जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी वैल्यू माइनस पे जाएगी ही नहीं। अतः देख रहे हैं कि ये हमारा कोडोमेन, हमने क्या बताया था, एक और तरीका, कोडोमेन नॉट इज इक्वल टू क्या, रेंज नहीं है ना, रेंज के। देखो कि कोडोमेन को देखो, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे देखो रेंज 1 4 9, बीच की सारी वैल्यू छूट रही है, बीच की सारी वैल्यू छूट रही है। या -1 के लिए -2 के लिए कोई भी वैल्यू इधर है नहीं, तो कोडोमेन बराबर नहीं है रेंज के, कोडोमेन बराबर नहीं है रेंज के, अतः आच्छादक नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये वाला दूसरा सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल, तीसरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा करा, f(x) बराबर x², और बदल दिया परिभाषा, f सच दैट R देखो अभी सवाल वही, परिभाषा बदल गई। अब R से R में चलने लगा, किस में चलने लगा, R से R में चलने लगा। अब R से R में जब चलने लगा तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या। अब देखो R का मतलब पूरी संख्या रेखा, R का मतलब क्या, पूरी संख्या। तो हम क्या देख पाएंगे कि कोई सा भी वैल्यू डालोगे तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि f(1) बराबर 1 आया, f(2) बराबर 4 आया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्या अगर कोई सी भी वैल्यू R में केवल 1 4 ही थोड़े ना होता है, बीच में और सारी चीज़ें आती हैं। तो बताओ कि अगर हम मान लो कि इसके लिए हम लोग 3 रख लें, R उसमें से 3 कोई वैल्यू उठा लें, जैसे 1 के बाद 4 गया ना, तो बीच में 2 3 भी तो होगा। तो 2 के लिए अगर आप निकालोगे तो 2 के लिए निकालो, मान लो। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा देख लो, f(2) बराबर 4, और यदि f(-2) बराबर देख रहे हैं तो क्या, तब भी 4, ठीक। तो आप अगर मैपिंग करना चाहोगे तो -2 और 2 क्या कर रहा है,
तो 1 1 तो नहीं हुआ, ऐसे साफ साफ दिख रहा है 1 1 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 1 के लिए क्या होता है, स्पेशल के लिए स्पेशल, एक 1 पे 1, एक पे एक, लेकिन ये क्या है, एक पे 2 हैं, तो ये दिक्कत में आ गया, ये तो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं, ये सब तरीका है, 1 1 नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब आच्छादक देख लो, आच्छादक कैसे, आच्छादक भी नहीं होगा। अच्छा बताओ, आर में -4 होगा कि नहीं होगा? आर -4 होगा बिल्कुल। और -4 के लिए क्या कोई इसमें वैल्यू मिल पाएगी हमको? मिल ही नहीं पाएगी -4 में, क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर में आप कभी भी देखेंगे तो स्क्वायर कभी भी धनात्मक वैल्यू और ऋणात्मक वैल्यू नहीं देता। तो हम देखेंगे कि लिख देंगे, साफ साफ लिख देंगे कि कोडोमेन में से -4 से संबंधित डोमेन में कोई भी अवयव नहीं है, ठीक है। या इसको तरीके से अगर और थोड़ा दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, y बराबर x²। हमने क्या कहा, y को कितना देने के लिए बोला था, -4, दे दो -4 x²। आप क्या देखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, √-4, और √-4 बिलोंग नहीं करता किसमें, r में, बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि √-4 कैसे बिलोंग कर सकता है, r का मतलब रियल, और ये रियल नहीं है, माइनस रियल ही नहीं है। अतः ये क्या देख पाए हम लोग, ना ही 1 1 है और ना ही आच्छादक है, ये भी सही है, दोनों हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। क्वेश्चन नंबर 2 का 4, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, ऐसे। अब देखो इसको क्या करना है, 4 कर रहा है f(x) बराबर x³, x³ व्याख्या जरूरी है लिखना, करा n to n f such that n to n, व्याख्या लिखना जरूरी है, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं 1 1 चेक करने के। हमने क्या कहा, x को क्या दीजिए, x1, या और फिर क्या दीजिए, x को फिर क्या दीजिए, x2, तो f(x1) बराबर क्या हो जाएगा, x1³ और f(x2) बराबर क्या हो जाएगा, x2³। फिर तरीका क्या बताया था कि f(x1) को f(x2) के बराबर कीजिए, तो x1³ बराबर x2³, ये भी सही है, ठीक। अब हम क्या इसको लिख सकते हैं कि x1³ माइनस x2³ बराबर, ठीक है। तो अब इसके आगे चलेंगे तो x1 माइनस x2 एक कोष्ठ में, और फिर क्या हो जाएगा, x1² प्लस x2² प्लस x1 x2 और इक्वल टू क्या, 0। हम क्या करते हैं कि हम देखेंगे यहाँ से, तो x1 बराबर x2 एक वैल्यू तो मिलेगी, एक वैल्यू तो, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि x1² प्लस x2² प्लस x1 x2, ठीक है, x1 x2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू एक बार आपको ऋणात्मक मान देगा, एक बार धनात्मक मान देगा। आप लोग इसको आप देख सकते हैं, ये क्या है, 2 घात का समीकरण है, ठीक है, 2 घात का समीकरण है। तो ऋणात्मक भी वैल्यू अगर दे दे, x1 और x2 की ऋणात्मक वैल्यू दे दे, तो x1 और x2 की ऋणात्मक वैल्यू n में होती ही नहीं, ये तो हमारे डोमेन में है ही नहीं है, क्योंकि n दे दिया है ना हमें, डोमेन और रेंज और कोडोमेन फिक्स कर दिया है। वो कह रहा है कि आपको n से बाहर नहीं जाना है, आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि n से n, तो यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी वो n में होगी ही नहीं, n में ऋणात्मक वैल्यू कभी नहीं आती, और क्या फ्रैक्शन नंबर का भी नहीं आता, और इसमें फ्रैक्शन भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है, तो वो कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। और हम देखेंगे कि केवल इसी को हम लोगों को उठाना है, यह हमें छोड़ देना है,
तो x1 बराबर x2, अतः क्या हो जाएगा 1 1 है, 1 1 तो है, ये 1 1 है, ठीक है, 1 1 है। अब रह गई बात आच्छादक की। आच्छादक क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखिए, देखो आच्छादक क्यों नहीं होगा। आच्छादक होगा नहीं, मुझे दिख रहा है, मैं बता देता हूँ कैसे नहीं होगा आच्छादक। आच्छादक इसलिए नहीं होगा कि कोडोमेन का जो समुच्चय वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता जा रहा है, और इन ये जो जितनी भी वैल्यू हैं उनके परिप्रेक्ष्य में जो वैल्यू यहाँ मतलब पहले समुच्चय में प्राप्त होनी चाहिए, वो भी एक यन में प्राप्त होनी चाहिए। तो हम यन से कोई सा भी वैल्यू उठा लेते हैं, जैसे मान लो 7 उठा लें, हम क्या उठा लें 7 इधर से, कोडोमेन से 7 लेने पर, ठीक है, ले लो। तो ये क्या है, y बराबर एक्स क्यूब है, तो y कोडोमेन में आता है ना, तो 7 बराबर एक्स क्यूब। अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये ऐसे मिलेगी। क्या यह यन में आता है, नहीं आता है, ये यन में आता ही नहीं है। मतलब ये हम स्पष्ट कर पा रहे हैं कि कोडोमेन में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिसके लिए इस डोमेन में हमारे पास वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये सवाल का प्रारूप था जिससे लगाना था, मैंने लगा के दिखा दिया। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे, यहाँ पे ये चीज जिसको समझ में आ गई उसको कोडोमेन, डोमेन, रेंज और ये सब कभी भी सवाल में गलती नहीं होगा। ये क्या कर रहा है, ये भी यन रहेगा और ये भी क्या रहेगा, यन रहेगा। तो बनाओ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे नीचे ऐसा ही नहीं है कि छूट गया, अभी डॉट 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 चलता जाएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। देखो क्लियर कट साफ साफ दिख जाएगा। बंधा हुआ कैसे है, ये एक्स क्यूब से। लो भैया उठाओ 1 1 उठाओगे क्या आएगा, 2 उठाओगे बस तुरंत 8 पे भाग जाएगा। बीच की ये 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू छूट गई। यानी अब ये सब, और हमने क्या कहा, तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हुआ। कोडोमेन जो हो रहा है हमारा, कोडोमेन हमारा क्या है, कोडोमेन है हमारा, कोडोमेन में आएगा केवल कोडोमेन में पूरा सारा कुछ आएगा, और रेंज में क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 27 आएगा। मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। ये एक बहुत ही सुस्पष्ट तरीका है, हम देख के बता सकते हैं कि कोई भी फलन दिया गया वो आच्छादक, तो आच्छादक नहीं है, मतलब ऑनटू नहीं है, ऑनटू नहीं है। इस सवाल का अगला था, ठीक। अब ये हम लोग क्या करते हैं, इसको देते हैं, मिटा देते हैं। ये सब जब अप्रोच दिमाग में बन जाएगी ना, कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, मतलब डिफिनीशन कैसे दी जाती है, व्याख्या कैसे दिया जाता है, ये सब सारी चीज़ें अगर दिमाग में बैठ जाती है तब फंक्शन पढ़ने का कुछ मज़ा है। वो तब बात समझ में आएगी। क्या एक सवाल और दे रहा है, दूसरे का 5वां दे रहा है, दूसरे का 5वां कर रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, अब आप एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, लेकिन व्याख्या बदल दिया। अब तक व्याख्या जेड में चलती थी, सॉरी एन में चलती थी, अब जेड में चलेगी। तो हम देखेंगे कि ये जो है ना, ये 1 1 दिखाएगा। कैसे 1 1 दिखाएगा, आओ इसको ग्राफ से देखते हैं, बहुत मजा आएगा ग्राफ से, एकदम बिल्कुल ग्राफ खींच देते हैं। इसका ग्राफ खींचने से सवाल इतना बड़ा इतना सा हो जाएगा, छोटा सा एकदम। ग्राफ खींच देते हैं, देखो ऐसे ग्राफ हो गया ग्राफ। अब देखो ग्राफ जब हमने खींच दिया तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि एक लाइन खींच लो, हॉरिजॉन्टल लाइन। ग्राफ कितने जगह काटा,
एक जगह बात खत्म। क्या कह देंगे? कह देंगे 1 1 है, 1 1 है। अब रह गई बात आपको आच्छादक चेक करने की। आच्छादक चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं? देखो इसको, देखो इसको, ये क्या कर रहा है? जेड है ना, जेड का मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक के लिए इसमें कोई पूर्णांक होगा? प्रत्येक पूर्णांक के लिए पूर्णांक, क्यों भी पूर्णांक है। तो अब ये बताओ हमको कि हम इसको ऐसे देखते हैं कि मान लो कि यहाँ कोई वैल्यू कुछ भी, इस जेड से, जेड तो समझते हो कि यहाँ माइनस में 0 फिर प्लस में, तो कोई सी भी वैल्यू उठा लो। इधर एफ ऑफ एक्स वाई लिख लो, वाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। कोई सी भी वैल्यू उठा लो, कोई सी भी वैल्यू उठा लो। मान लो कि हम -10 उठा लेते हैं, तो एक्स क्यूब, एक्स बराबर क्या होगा? हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू तो आएगी जरूर, क्योंकि ये सोल्यूशन देगा। ये स्क्वायर रहता तो सोल्यूशन नहीं देता, क्योंकि ये इसका घनमूल लेना है तो सोल्यूशन तो ये देगा, रियल देगा, सोल्यूशन भी देगा और रियल भी देगा। बट क्या पूर्णांक में देगा? क्या पूर्णांक में नहीं देगा। जैसे यहीं पे -8 रहता तो -2 आ जाता, जो कि पूर्णांक से बिलोंग करता है। बट -10 होने के कारण ये वैल्यू पॉइंट में देगा, पॉइंट में देगा ना। और पॉइंट कभी भी जेड के अंदर आता नहीं, यानी आप साफ साफ लिख सकते हैं कि ये जो ये है, ये बिलोंग नहीं करता जेड में, और जेड में बिलोंग नहीं करता तो कुछ तो वैल्यू ऐसी है जिसके लिए हम इसमें वैल्यू प्राप्त नहीं कर पाए। और जब वैल्यू प्राप्त नहीं कर पाए तो हम कह देंगे कि आच्छादक नहीं है। क्या नहीं है? आच्छादक नहीं है, या कह देंगे कि आंटू नहीं है। ये सवाल ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक। और एनसीईआरटी बोर्ड की जो बुक्स दी गई है, इसमें सवाल बहुत बहुत बेहतरीन सवाल दिए गए हैं, सब एकदम कॉम्पिटिटिव सवाल दिए गए हैं बेहतर तरीके से। और इसकी अप्रोच जिसको बन गई ना, वो बहुत मैथ में आगे चला जाएगा। ठीक है। और खुद से लगाने का प्रयास करें, खुद से अप्रोच समझें, कॉन्सेप्ट को समझें और बैठ के खुद लगाएं, तब अप्रोच जो है कि आगे बढ़ेगी। मिटा देते हैं। एक सवाल आगे आ रहा है, बेहतरीन सा सवाल एकदम आगे आ रहा है, और देखते हैं कि इसको कैसे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ना कि एफ ऑफ एक्स बराबर मैक्सिमम इंटीजर ऑफ एक्स द्वारा दिया गया फलन, और परिभाषा लिख दिया एफ सच दैट आर टू आर, कि न तो एकाएकी है न आच्छादक है, सिद्ध कीजिए। कह रहा है कि ये एकाएकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, सिद्ध कीजिए। तो एकाएकी के लिए क्या होता है? 1 पे 1, 1 1, 1 पे 1। ठीक है, अभी एक लाइन में सिद्ध हो जाएगा। अगर मान लो कि आप इसको कुछ वैल्यू देना शुरू करो, मान लो इसको 2.2 दिया, कितना दिया? तो मैक्सिमम इंटीजर ऑफ 2.2 इक्वल टू क्या? 2। अब मान लो इसको आप 2.3 दे दो, तो मैक्सिमम इंटीजर ऑफ 2.3 इक्वल टू 2। हम क्या देख पा रहे हैं? 2.2 और 2.3, और यहाँ पे वैल्यू क्या मिली? देख लो, 1 1 खत्म। 1 1 का काम ऐसे ही खत्म। 1 1 नहीं है, एक लाइन में लिखेंगे 1 1 नहीं है। बोलो, समझ में आया? हाँ। बिल्कुल कितना सरल तरीके से लगाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 1 का तो काम खत्म। आओ हम लोग देखते हैं क्या आच्छादक चेक करते हैं। कैसे आच्छादक चेक करेंगे? अच्छा ये बताओ, ये मैक्सिमम इंटीजर है ना, ये हमेशा पूर्णांक ही देगा। तो आर में केवल पूर्णांक तो होता नहीं। आर अगर हम लोग मैपिंग करें ऐसे, तो आर में तो सारी पूरी संख्या रेखा ही आती है। तो पूरी संख्या रेखा आएगी तो उसमें मैक्सिमम पूर्णांक भी आएगा, दशमलव संख्या भी आएगी। 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? और 1/2 के लिए क्या इसमें कोई वैल्यू होगी? होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसका काम ही फिक्स है कि वो हमेशा क्या देगा, क्या आउट करेगा, पूर्णांक आउट करेगा। तो लेकिन यहीं पे
1 होगा, 1/2 होगा, फिर 2 हो सकता है, बीच में 1/2 तो आएगा ही। तो ये तो मिल जाएगा हमको, इसके लिए कोई वैल्यू इधर मिलेगी, इसके लिए कोई वैल्यू इधर मिलेगी, बट इसके लिए नहीं मिलेगी। और इस तरीके से हम कह देंगे कि यह एक ना ही वो क्या है आच्छादक है और ना ही वन है। अब देखो सवाल अगर इस तरीके से दिया और देख के डर गए, अब और डर गए कि कितना ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं दिख रहा है, साफ साफ आप लिख दीजिए इधर, ऐसे दिखा दीजिए। आप इसको डोमेन लिख दीजिए, साफ साफ एकदम डोमेन, और इसको क्या लिख दीजिए, कोडोमेन। और इसमें भर दीजिए वही आर भर दीजिए, इसमें भी आर भर दीजिए, भर दो आर, इसमें भी आर भर दो, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल दिखा दो कि 1 के लिए 1, 1.2 के लिए 1, ठीक है, 1.3 के लिए 1। देखो एक ही ग्राफ, एक ही मैप से सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन एक के बाद इसमें आएगा ना 1.1, 1.2, 1.3, फिर डाट 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 करके क्या आ जाएगा 2, और देखेंगे कि 1.1 और 1.2, 1.3 छूटता जा रहा है, और हम यहीं लिख देंगे कि कोडोमेन बराबर नहीं है किसके, रेंज के, इक्वल नहीं है किसके, रेंज के। बस बात खत्म, एक लाइन का सवाल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रोक देते हैं। और यदि आपने अब तक हमारी वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, आप लोग लाइक करेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ कुछ लोगों ने हमारे चैनल को पसंद किया है और हमारी वीडियो को भी पसंद किया है। थैंक्स अ लॉट सभी लोगों को।